तो पिछले लेक्चर्स तक आप लोगों ने देखा था कि क्या हमारे पास में एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है जिसको आप एसएचएम के नाम से जानते हैं। फिर आपने सीखा कि कैसे आप एसएचएम के एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, कैसे उसकी वेलोसिटी को, एक्सेलेरेशन को, फोर्स को डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास में फेजर डायग्राम्स होते हैं वो कैसे हमारे क्वेश्चंस को इजी कर देते हैं जब हम उनको जो एसएचएम होता है उसको एक सर्कुलर मोशन की फॉर्म में हम एक सर्कल के अंदर में डिफाइन कर पाएं, ताकि हम देख पाएं कि कितना फेज उसके अंदर में इनिशियली डेवलप होता है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर में हम एसएचएम की एनर्जी को समझेंगे कि एसएचएम की एनर्जी जो होती है बेसिकली दो तरीके से आप डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और दूसरी रहेगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो एक्चुअल में कौन सा नेचर रखती है, मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करवाना चाहूंगा जो हमने पीछे तक सीखे थे। ये अगर मेरे पास में एक एसएचएम है जो कि माइनस ए से लेके और प्लस ए एम्पलीट्यूड अपना डेवलप करता है, और उसकी हमने 5 इक्वेशन बनाई थी। सबसे पहली इक्वेशन थी हमारे पास में फोर्स की, जिसको आपने जाना माइनस के एक्स की फॉर्म के अंदर में। दूसरा जो इक्वेशन आपने यहीं से डेवलप किया था एक्सेलेरेशन की फॉर्म में, अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको माइनस के बाई एम इंटू में एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक्सेलेरेशन को दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। ये तीन तरीके से हम इस फोर्स को डिफाइन करते हैं, या फिर कहें कि इस एक्सेलेरेशन को हम निकालना चाहें तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी एक इक्वेशन थी। दूसरी जो इक्वेशन आपने सीखी वो हमारे पास में वेलोसिटी की थी, और वेलोसिटी की इक्वेशन को आपने लिखा था कि ओमेगा जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ए उसका एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जा सकता है, और साथ में किसी भी पोजीशन पर आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मान लो कि ये इस मीन पोजीशन से x दूरी पर है तो इसके साथ में हम एक्स स्क्वायर लगा देते हैं और इसका आ जाता है हमारे पास में रूट। ये फॉर्मूले आपको रात को 12 बजे भी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जितने भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी, और इनके ग्राफ्स भी साथ में आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया था जो वो इसके डिस्प्लेसमेंट को लेके था कि वो कितनी दूरी पर मिलेगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली एक साइनोसॉइडल फंक्शन होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई से, और ये फाई क्या होता है उसका इनिशियल कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करता है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूलाज दोबारा से रिवाइंड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आपने देखा एक्सेलेरेशन निकाल लिया, सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। फिर हम इसकी वेलोसिटी को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर उसके साइनोसॉइडल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा, ये आएगा कोस ओमेगा टी प्लस में फाई। ये पिछले लेक्चर के अंदर में भी हमने काफी अच्छे से न्यूमेरिकल को इस इन फॉर्मूलाज के थ्रू सोल्व किए थे, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो फेजर डायग्राम के थ्रू, वहां पे आपने देखा। नेक्स्ट हमने देखा ए की हमारे पास में वैल्यू आई थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास में एक्सेलेरेशन है, और यहाँ पर था साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ये नेक्स्ट फॉर्मूला था। और एक लास्ट फॉर्मूला जो बना था हमारे पास में उसको आपने रिप्रेजेंट किया था कुछ इस तरह से, वो था मेरे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्सेलेरेशन का स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा का 4 आ रहा था, और ये वैल्यू थी मेरे पास में 1 के बराबर। और इनके ग्राफ्स को भी आपने सीखा कि कौन से का ग्राफ कैसे जाएगा, लीनियर ग्राफ जाएगा या सर्कुलर ग्राफ जाएगा या इलेप्टिकल ग्राफ जाएगा, वो सारे आपने उसके अंदर में सीखे पिछली क्लास के अंदर पे। अच्छा, अब मेरा मेन मोटिव यहाँ पर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि ये यहां पर बॉडी जब मूव कर रही है किसी भी पॉइंट पर आप जाकर देख रहे हैं तो वहां पर एक फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को आप हमेशा प्रोवाइड करते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू में एक्स। अगर फोर्स लग रही है तो एक बार इमेजिन करो आप थोड़ा सा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में ताकत लगा रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज को खींच रहे हो, यानी कि आपने एक फोर्स वहां पर लगाई है, और फोर्स लगाने के साथ साथ में आप उसके ऊपर में जैसे जैसे खींच रहे हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो, तो फिजिक्स की डेफिनेशन में आप कोई ना कोई वहां पर क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी वर्क एनर्जी पावर की इमेज डेवलप नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, उनका रीजन यही होता है, उनके क्वेश्चन सोल्व ना करने का रीजन यही होता है कि वो एक फील नहीं ले पाते इस एनर्जी को लेके। तो ये मैं जो एनर्जी अपनी यहां पर लगा रहा हूं वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम के अंदर में स्टोर होगी। मैं अगर एक्सटर्नली उसके पास में फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने अपनी कुछ एनर्जी खर्च करी है, तो भाई वो एनर्जी जाएगी कहां। वो एनर्जी का ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़ लेते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सभी को याद है ये, और इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है भाई, हम मानते हैं मैंने फोर्स लगाई, मैंने डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो कुछ ना कुछ मैंने एनर्जी दी है ना, और वो एनर्जी दी है तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर भी होगी वो। अब यहां पर कैसे मैं उसको स्टोर देखूं कि वो मेरा वर्क डन या फिर मेरी फोर्स जो है वो कैसे मैं यहां पर अप्लाई कर पाऊंगा, इस फोर्स का यूज करके मैं कैसे अपने क्वेश्चंस को या फिर अपनी एनर्जी को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो याद करो, जब आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाई गई थी
तो वहां पर मैंने एक कंजर्वेटिव फोर्स का थोड़ा सा आपको ब्रीफ करवाया था। कंजर्वेटिव फोर्स जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी मैंने बात करी थी। तो इस फोर्स की तीन नेचर आपने सीखे थे। पहला तो ये था कि भाई ये फोर्स अगर मेरे पास में कांस्टेंट है, पहला नेचर। दूसरा नेचर इसका ये हो सकता है कि ये फोर्स हमारे पास में कुछ इस फॉर्म में हो, आई प्लस जे की फॉर्म में, यानी कि 4i प्लस में 5j, कुछ भी वेरिएबल नहीं है इनके साथ में, एक्स वाई कुछ कैलकुलेट नहीं है इसके साथ में, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। ये मैंने यहां पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में कैलकुलेट कर दिया, यानी कि आई और जे की फॉर्म में हमने इसके साथ में रख दिया। तीसरा जो फॉर्म आपने देखा था वो देखा था परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन नेचर होते हैं हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्सेस के। अब बताओ कि कंजर्वेटिव फोर्स मैंने क्यों यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करी है। क्योंकि हमें यह पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं इनका जो वर्क डन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। फिर से सुनो कि जो हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा किया गया काम वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब ये पाथ इंडिपेंडेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पाथ इंडिपेंडेंट होने से हमारे लिए क्या होगा, उसकी एक एनर्जी डिफाइन करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। और वो एनर्जी कौन सी होती है उसको जानते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। यानी कि हम केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस की डिफाइन कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इन फोर्सेस के अलावा कोई भी नेचर वो शो कर रहा है तो आप उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारा मेन मोटिव क्या था? एसएचएम की एनर्जी को कैलकुलेट करना। तो भाई मैं पहले ये तो देख लूं कि जो एसएचएम है वो कौन सी फोर्स डेवलप कर रहा है। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो फोर्स आपके पास में आई कुछ इस तरह से माइनस के इंटू में एक्स। अब ये x डायरेक्शन में हमारे पास में लिखा आ रहा है, तो x में अगर मैं इसको आई जे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट कैन बी रिटन एज आई कैप, क्योंकि i में हमारा क्या होता है, जो x डायरेक्शन होती है उसको डिफाइन करते हैं, प्लस में 0j कैप प्लस 0k कैप। तो क्या ये फॉर्म जो है वो इनमें से किसी में लागू हो रही है? ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां पर किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये आपने 4 लिखा 5 लिखा कांस्टेंट वैल्यू लिख दी। भाई ये कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हमारे पास में, ठीक है। तो लेकिन वो जो आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो जब ये मैंने 4 लिख दिया तो 4i बन गया ये, या 0j 0k ये नहीं थे तो मैंने इसको 0 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो कि क्या ये हमारे इन तीन फॉर्म में से जो हमने प्रोवाइड करी है कंजर्वेटिव फोर्स को, क्या वो लागू हो रहे हैं इसके ऊपर में? बिल्कुल हो रहा है भाई। यानी कि ये फोर्स कहीं ना कहीं इस नेचर से मेरे पास में निकल के आ रही है, यानी कि इस टाइप से निकल के आ रही है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है यानी कि एसएचएम के अंदर में जो आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं दिस इज ए टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स है ना तो मैं जो एनर्जी उसके ऊपर में लगा रहा हूं यानी कि एक्सटर्नल फोर्स मैं उसके ऊपर में लगा रहा हूं, तो वो फोर्स लगने से कोई ना कोई वर्कडन हो रहा है, मेरा एक्सटर्नल वर्कडन कर रहा हूं। और वो वर्कडन जो मैंने किया है वो कहीं ना कहीं उस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में जाके सेव हो जाएगा। कुछ समझ आया ये बात मैंने जो बोली अभी? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्प्रिंग है मेरे पास में, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल अपने नेचुरल लेंथ पर पड़ी हुई है वो। मैंने इसको क्या किया, खींच दिया। ये मैं इतना खींच के लेके गया, मैंने क्या करवाया, इससे x दूरी ट्रेवल करवाई और इसके ऊपर में एक्सटर्नली में F फोर्स लगा रहा था। तो मैंने वर्क डन इसके ऊपर में क्या किया, F इंटू में x वर्क डन किया। और ये मान लेता हूं कि मैंने 60 जूल एनर्जी इसको लगाई है। तो ये 60 जूल एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं इसके पास में स्टोर होगी। ये इतनी जो आपने इसको लिया है तो पूरे इसके अंदर में, पूरा जो स्प्रिंग है उसके अंदर में ये जो आपने एक्सटर्नल 60 जूल एनर्जी लगाई है वो स्टोर हो गई है। अब इसका इफेक्ट देखो, या फिर आपको मैं रिलेट करवाऊं आपके बचपन के साथ में। तो एक खिलौने वाली गाड़ी आती थी और उसके अंदर में आप चाबी भरते थे और जैसे छोड़ते तो चलने लग जाती थी। तो आपने क्या किया, एक्सटर्नली उसके पास में एनर्जी डाल रहे हैं, अपनी एक्सटर्नल एनर्जी डाल रहे हैं। तो जैसे ही आपने छोड़ा तो जो स्प्रिंग के अंदर में वो एनर्जी आपने डेवलप करी थी वो एनर्जी अब क्या करेगी, रिलीज करना शुरू कर देगी। और रिलीज करने के बाद में वो बॉडी अपनी नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करती है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको कि हर बॉडी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहती है। और इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है स्प्रिंग की, उसकी नेचुरल लेंथ। तो ये बॉडी क्या करेगी, अपनी नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करेगी। तो ये जो 60 जूल है ये क्या करेगी, वो वर्क डन के रूप में जब हम इसको छोड़ेंगे तो वापसी अपनी उसी पोजीशन पर आएगी। तो
यहां आप देख पा रहे हैं कि जब तक मैं उसको होल्ड करके रखा हुआ हूं, मैं x दूरी पर लेके गया और वहां पे मैंने उसको टाइट पकड़ के रखा हुआ है, तो वो एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में स्टोर हो रखी है, यानी कि उसके पास में इतना कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वापसी अपनी उसी पोजीशन पर जा सकती है या फिर वो एसएचएम परफॉर्म कर सकती है। और उसके पीछे रीजन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्यों उस बॉडी के पास में? क्योंकि हमारा जो फोर्स एक एसएचएम के अंदर में डेवलप होता है वो इस नेचर का होता है, आई प्लस जे प्लस में के फॉर्म का, और ये अपने आप में क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फोर्स आपके पास में निकल के आया यहां पर, मैं फिर से लिख देता हूं, एफ दैट कैन बी रिटन एज माइनस के एक्स इंटू में आई कैप, अगर इसकी वेक्टर फॉर्मेशन पे चल रहे हैं। तो एक चीज तो आपको क्लियर हुई कि भाई एसएचएम के अंदर में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी हमें क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हम डिफाइन कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इसके अंदर में वेलोसिटी है तो वो तो हम इजीली डिफाइन कर लेंगे। हमारे लिए मेन कंसर्न होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना, कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल उन्हीं बॉडीज के हम डिफाइन कर पाते हैं जो फोर्सेस अपने आप में कैसे नेचर की हैं? कंजर्वेटिव फोर्स की है। चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने की। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन जितना होगा आज का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत वास्ट टॉपिक स्प्रिंग और ब्लॉक, इसके ऊपर में एसएचएम के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को कंफर्मली मिलते हैं, उनके ऊपर में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आज जो है हम इसके ऊपर में धीरे धीरे मैं आपको एनर्जी के एक फील दिलाकर उसके क्वेश्चंस को सोल्व करवाना चाहूंगा। पहले जब तक आपको फील नहीं आएगी ना टॉपिक की, मजा नहीं आता फिर पढ़ने के अंदर में, फिर तो रटते चले जाओ आप। आपके पास में थ्योरी है, आपके पास में किताबें हैं, हजारों किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक फील नहीं आएगी ना चीजों की, कैसे कि हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन पावर आपके अंदर में बहुत जरूरी है डेवलप करना। चलो अब बात करें कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी एनर्जी को। अब ये तो समझ में आया कि मैंने वर्क डन किया है, तो वर्क डन किसने किया? उस कंजर्वेटिव फोर्स ने किया। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण में वर्क डन कहां पर स्टोर हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव इसका हम लेके चलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा जब हमने बात करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर में, तो जो आपने खींचा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्टोर हो जाएगी, उसको पीछे की साइड में लेके जाने की कोशिश करेगी, तो नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर में स्टोर होती है। ठीक है भाई, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बेसिकली ये आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, यू से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी कि मैं इसको माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये फाइनली मेरे पास में ये रिलेशन बन के आएगी कि कंजर्वेटिव फोर्स जो यहां पर वर्क डन कर रही है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से आप किसी भी दूरी पर लेके जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में इनिशियली जिस पोजीशन पर थी, मान लेते हैं यहां पर थी, फाइनली जहां पर है वो पोजीशन पर जो एनर्जी का चेंज आया है वही हमारा क्या होगा? वर्क डन होगा। और इसके ऊपर में हमने क्वेश्चंस भी डेवलप किए थे। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो सिंपल सी चीजें हैं उनके ऊपर में हम काम कर लें। हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, क्योंकि मुझे इनिशियल पॉइंट तो पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एसएचएम का। तो हम क्या करते हैं, ये एक बेसिकली एसएचएम मैंने डिफाइन किया माइनस ए से लेके प्लस ए तक का। तो ये एसएचएम है जिसमें हम माइनस ए से लेके प्लस ए का उसका एम्पलीट्यूड है। अब आपको एक चीज पता होगा कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर में एक रेफरेंस पॉइंट हमें मानना पड़ता है। जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते थे तो वहां कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट मानते थे, और वहां पर हमने ग्राउंड लेवल को रेफरेंस पॉइंट मानते थे, उसके अंदर में हम कंसीडर कर लिया करते थे। अब इस केस में क्या करें हम? तो जब भी हम एसएचएम की बात करते हैं तो हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना जरूरी है जहां से हम सारी कैलकुलेशन कर सके। तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम मान लेते हैं उसकी मीन पोजीशन। तो लेट अस सपोज कि इस केस के अंदर में ये मीन पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, इट डजंट मैटर कि मैं इसको सेंटर पे लूं या यहां पर लूं या यहां पर लूं, कहीं पर भी हो सकती है। मैं एक रेफरेंस के लिए यहां पर ले रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि ये मेरा एक मीन पोजीशन है जहां से सारी कैलकुलेशन मुझे करनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मुझे डिफाइन करनी है तो उसकी मीन पोजीशन होना बहुत जरूरी है, या फिर कहेंगे रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो ये इनिशियल पोजीशन थी। मैं इसे x दूरी पर जाता हूं, यहां पर मैं x दूरी पर पहुंच गया हूं, और x दूरी पर जाकर मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल चीज लिया, मतलब डिफरेंशियल लेंथ मैंने उसकी कंसीडर कर लिया है। लेट अस सपोज dx है एनर्जी। जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो मैं पूरे x के लिए नहीं कर सकता कैलकुलेट, मुझे छोटे से टुकड़े को देख के डिफरेंशियल लेंथ लेनी पड़ती है, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। हालांकि आगे जब हम बात करेंगे तो जो डिफरेंशियल वगैरह है ये सारी हम खत्म भी कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आगे हमारी चीजों को आसान करेगी। लेकिन पहले लेवल पर आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम एक स्प्रिंग की या फिर किसी एसएचएम करती हुई बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे।
चलो, अब हमें पहला चीज ये पता लग गया कि जो फोर्स है वो अपने आप में कंजर्वेटिव नेचर रखती है। दूसरा हमने देख लिया कि डी एक्स डिस्टेंस को कैलकुलेट करनी है, यानी कि उतना डिफरेंशियल हमने लिया है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि जो इनिशियल एनर्जी है जो आपने मानी है, वो इनिशियल एनर्जी यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पोजीशन, यानी कि ये एक्स दूरी पर मैं जाके उसकी कैलकुलेट कर रहा हूं, और इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इसी के इक्वल रहेगा जो हमने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये मैंने उसको दोबारा से रीराइट किया है। अच्छा, अब यहां पर देखो कि जो मीन पोजीशन है इसकी एनर्जी हमें पता नहीं है, तो मैं इसको अभी लिख रहा हूं, जो आप एनर्जी एक्चुअल में पढ़ते हैं ना, उसका रूप कहां से निकल के आएगा, मेन इक्वेशन हमारे पास में ये बनती है, और जो आप पढ़ते हैं कि ये हमारे पास में यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, वो कब डिफाइन होती है उसके ऊपर में हम बात करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो मीन पोजीशन है ये हमारे पास में कैलकुलेट हमें इसका अभी कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल सा है कि ये हमारे पास में मीन पोजीशन हो गया, ये हो गया एक्स हो गया, और यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स लग कौन रही है, वो लग रही है एफ, और कितना डिस्टेंस चल रहे हैं हम, डी एक्स चल रहे हैं, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, देखो जीरो से एक्स तक मैं जा रहा हूं, तो मैं एक्स तक को उसको डिफरेंशिएट कर दूं, किसी भी एक्स लोकेशन पर मैं देखना चाह रहा हूं ना, तो जीरो से एक्स हम उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वहां से वहां तक खींचने में मुझे कितना उसके ऊपर में वर्क डन करना पड़ा। और ये फॉर्म जो आप लिखेंगे, तो एफ एक्स, एफ पता ही आपको माइनस के इंटू में एक्स है, तो इसकी वैल्यू को पुट करें माइनस के एक्स इंटू में डी एक्स, और ये इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एक्स तक को। तो जब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड कि ये मेरे पास में आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इनटू में पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पोजीशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर जब यहां से माइनस जो है मेरे पास, इसको मैं इस तरफ में लेके जाऊंगा, और ये जो हाफ की एक्स स्क्वायर है इसको इस तरफ में लेके आऊंगा, मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, यू एक्स दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी थी एट मीन पोजीशन, ये आ गया। तो ये हमारे पास में एक्चुअल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला पूछता है, तो वो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है कि हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस में जो मीन पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो, मैं मीन पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूं, वो रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं यहां पर है। जैसे मैं एक स्प्रिंग लिया मैंने, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींचा, यहां पर ले गया मैं, अब मैंने मान लिया कि ये मेरी मीन पोजीशन है, क्या अभी इसके पास में एनर्जी नहीं है, मैं इसको अब और एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं इसको यहां पर लेके गया हूं, इतना और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो मैंने एनर्जी बढ़ा दी है, यानी मीन पोजीशन उसके पास में एनर्जी थी कितनी, लेट अस सपोज कि हमने 40 जूल इसको दे रखी थी, और यहां पर पहुंचे तो हमने 60 जूल दे दी है, तो मैंने एनर्जी उसकी क्या करी है, बढ़ा दी है, मैं पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रहा हूं। तो यहां पर उसके पास 0 जूल थी, जब आपने मीन पोजीशन देखा ये वाला, तो मीन पोजीशन उसका 0 जूल था, मैंने मीन पोजीशन की वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी कि उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया, अगर मैं यहीं पर रखूं तो मेरे लिए 0 जूल है, मैं इस पोजीशन पर अपनी मीन पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इस मीन पोजीशन पर 40 जूल है, तो आपको कंसिडर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमें यह कहता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी एट दैट एक्स पॉइंट भी कैलकुलेट करनी है। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि 95% केसेस के अंदर में जो यू मीन पोजीशन पर एनर्जी, यानी कि मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे लिए जीरो होती है, यानी कि जो नेचुरल लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कहीं की इक्विलिब्रियम होता है, वहीं पर हमारा मीन पोजीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल हमारे पास में जो रिजल्ट जो आप पढ़ते हैं वो ये बन के आता है, यू एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो जो अभी थ्योरी आपको बताई है ना, ये किसी किताब के अंदर में नहीं लिखी है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप ये ऑब्जर्वेशन खुद भी कर सकते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से बनता है कि हमें ये बताना है कि भाई हम निकाल कहां से रहे हैं, निकालने का तरीका हमें पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है इनकी, तो वो मुझे कोई ना कोई रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं अपने मेन पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो भाई वहां तो कोई ना कोई एनर्जी रहेगी, और एग्जामिनर ने अगर ऐसा क्वेश्चन डाल के पूछ लिया, तो मैं ये दावे से कह रहा हूं कि 99.99% स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि उनको एक्चुअल एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं पता है। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन
मैक्सिमम केसेस के अंदर में हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। चलो, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसके अंदर में कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। अच्छा, एक थोड़ा सा और भी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर में डाल के देखते हैं हम। एक्स की वैल्यू आपको पता है, जो मैंने इक्वेशंस लिखवाई थी, तो मैं इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दूं। एक्स की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टाइम की फॉर्म के अंदर आपसे पूछे तो ये बन जाता है हमारे पास में हाफ के इंटू में ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर इंटू में ओमेगा टी प्लस में फाइव। बस ये सिंपल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर में, कोई और चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये डिफाइन कर सकते हैं टाइम की फॉर्म में, ये उसकी पोजीशन की फॉर्म के अंदर। चलो, अब बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का सिंपल सा तरीका वही जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते आए थे, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो m हमारे पास में जो है बॉडी का वो कांस्टेंट है, और v की वैल्यू आप लोगों ने अभी सीखी थी पीछे कि v को हम लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला था भाई उसका? वो था हमारे पास में ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला था। तो मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मुझे ये मिलेगा ओमेगा स्क्वेयर, जब स्क्वेयर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो अंदर बचेगा ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आ गया। आप इसको और फर्दर सोल्व करें, तो फर्दर सोल्व करने के बाद में काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक्स पोजीशन के ऊपर में, किसी भी एक्स पोजीशन के ऊपर में निकल के आएगी हाफ के ए स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर। क्यों किया मैंने? क्योंकि ओमेगा स्क्वेयर जो होता है उसको मैं के बाई एम की फॉर्म के अंदर में लिख सकता हूं, जो हमने पहले लेक्चर के अंदर में काइनेमेट जब एसएचएम की इंट्रोडक्शन दिया था वहां से मैंने आपको बताया था। तो ये ओमेगा स्क्वेयर उसको मैं के बाई एम की फॉर्म में लिखूंगा, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और एक हमारे पास में क्या बचेगा, ये के एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तब। चलो, अब बात करें इसको और फर्दर हम सोल्व करें, जो हमारे पास में टर्म्स आती है उसकी फॉर्म के अंदर में लिखो। तो ये हमारे पास में किसी भी फंक्शन एक्स की फॉर्म टाइम के ऊपर में आप एक्स पोजीशन पर निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास में एनर्जी का रूप निकल के आता है। अगर मैं इसको टाइम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोई इसके अंदर में दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास में टाइम की फॉर्म के अंदर में आ जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा हाफ एम ए स्क्वेयर। बस इनको रीअरेंज करना है, ज्यादा कोई इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। ये ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस में फाइव, ये हमारे पास में आ जाएगा। यानी कि फाइनल जो एनर्जी आप लोगों से पूछे टाइम की फॉर्म के अंदर में, तो ये टाइम के अंदर में इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक्स पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। चलो, अब मुझे पूरी उस सिस्टम की एक टोटल एनर्जी डिफाइन करनी है। तो टोटल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमारे पास में दो चीजें होनी चाहिए, पहला उसकी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा उसका काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए तो आप फेमिलियर हो चुके हैं। अगर मैं टाइम की फॉर्म के अंदर में लिखता हूं, सॉरी एक्स की फॉर्म के अंदर में लिखता हूं कि टोटल एनर्जी एट एक्स, तो आपने अभी जो निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, ये वाली, ये पोजीशन आ गया और दूसरा पोजीशन, इन दोनों को आप ऐड ऑन कर देंगे। दूसरा तरीका क्या होगा कि काइनेटिक टोटल एनर्जी अगर मुझे टी की फॉर्म के अंदर में निकालनी पड़े, यानी कि टाइम की फॉर्म के अंदर में निकालनी पड़े, तो पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी और काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी, और उसके लिए क्या फॉर्मूला रख देंगे हम, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। टाइम के लिए ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हो गया हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी विद द फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोग इसके अंदर में पुट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में बनता क्या है? दूसरा, आप ये जो काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी बोलते हैं, इसी को एक दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं, जिसको आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी के नाम से। क्योंकि जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि मैकेनिकली कोई काम कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या फिर आप बोलें कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा या फिर एसएचएम की फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा। ये देखो हमारे पास में एक एसएचएम है लेट सपोज, और इसके अंदर में बॉडी जो है वो काम कर रही है माइनस ए से लेके प्लस ए के एम्पलीट्यूड के बीच में। ओके, चलो अब देखते हैं, इसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब ऑब्जेक्ट थी इस पोजीशन के ऊपर में, जब उसके मीन पोजीशन पर थी, तो मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को मैं लेके गया इस डायरेक्शन में, यहां पर हम पहुंच गए उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो आप जैसे जैसे आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना कि जब मैं सेंटर से बढ़ रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी मतलब कहीं से पीछे से आ रही होगी, तो वेलोसिटी कम होती 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 होती, जैसे एक सिंपल पेंडुलम के ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऐसे जा रहा है, फिर ये वापसी यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी इसके सेंटर के ऊपर में, फिर धीरे 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 कम होती आ गई है, यानी उसका v जो है वो डिक्रीज होता आ रहा है। और v डिक्रीज हो रहा है तो आप ये कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास में क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है।
लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये मीन पोजीशन से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, यानी एक्स उसका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और हमें पता है कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन एफ इनटू में एक्स है, तो एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि वर्क डन जो है, या फिर कहेंगे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में देखो, जब हम मीन पोजीशन से दूर जा रहे हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास में डिक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक साइकिल की बात करूंगा मैं पूरे। अब देखो दोबारा से मैं इसको लौट के यहां से लेके आ रहा हूं, इसको मैं नीचे रिप्रेजेंट कर देता हूं। जब वापसी आ रहे हैं ना, तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ में मानो, जब वापसी आ रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन ये है, ये वाला डायरेक्शन। अब देखो, आप मीन पोजीशन के क्या जा रहे हो, पास जा रहे हो, तो मीन पोजीशन के पास जा रहे हैं तो एक्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे जैसे सेंटर की तरफ में आएंगे, ये जो बॉल है ये मेरे पास में वापसी इस तरफ में आएगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, उस केस के अंदर में इंक्रीज हो रही है। तो जब वापसी आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस केस के अंदर में। अब मैं आगे गया, यहां से हम इस तरफ में चले गए, मेन पोजीशन से मैं इस तरफ जा रहा हूं। जब यहां पर जा रहे हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो दूर होती जा रही है, पोजीशन दूर होती जा रही है, यानी कि एक्स बढ़ता जा रहा है, तो अगेन वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक्स से दूरी आप जाएंगे तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर पहुंच गए, लेट अस सपोज। इसको मैं दोबारा से, एक मिनट, दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये यहां से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तीसरे पॉइंट के ऊपर में, यानी इस पोजीशन से अब मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो वो दूर जाता जा रहा हूं, और जो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर जाकर उस बॉल को रुकना है, तो वो होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इस केस में आप इधर जा रहे हैं तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो रही है इंक्रीज, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर आपने क्या किया, इस साइकिल में वापसी आप इस तरफ में आ रहे हो, इस केस में आप यहां से वापसी इधर आ रहे हो, ये फोर्थ पोजीशन आ गई मेरी। जब मैं इधर से अपनी मीन, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पर मैं एसएचएम कराया, यहां पर मैं एसएचएम कराया, और अब मैं वापसी इसके मीन पोजीशन की तरफ में मूव कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ में जाऊंगा तो एक्स उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ में आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई हमारे पास में डिक्रीज। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ में आएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती हो जाएगी, इंक्रीज होती आ जाएगी। तो v मेरा क्या हो रहा है, इसके इसके अंदर में इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगेन इंक्रीज, एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेन डिक्रीज। तो चार केसेस हो गए, यानी कि एक एसएचएम के अंदर में काइनेटिक एनर्जी ने अपना रूप चार बार बदला है, पहले घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। तो एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था, और ये मैंने पूछा भी था आप लोगों से, कि जो हमारे पास में एक एसएचएम होता है, यानी कि एक ऑसिलेशन होता है, एक ऑसिलेशन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आप लोग देख पाए कि एक एसएचएम करने का मतलब क्या हुआ, कि बॉडी यहां से ये गई और फिर यहां पर लौट कर आ गई, एक एसएचएम हुआ। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पहले क्या हुई, वो पहले हमारे पास में इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज, इंक्रीज हुआ, और फिर उसका डिक्रीज हुआ। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो बॉडी का एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, यानी क्रस्ट आया, फिर ट्रफ आया, क्रस्ट आया, ट्रफ आया, तो दो फ्रीक्वेंसीज यानी कि दो वेव्स उसकी जनरेट हो गई हैं एक साइकिल के अंदर। जब बॉडी ने एक एसएचएम अपना कवर किया एक टाइम पीरियड के अंदर में, जो वहां, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी दो साइकिल्स कंप्लीट हो गई। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी है उसकी भी दो साइकिल हमारे पास में कंप्लीट हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है पहले एक बार एग्जाम के अंदर में, कि अगर मेरे पास एक बॉडी ने एक ऑसिलेशन किया है, तो एसएचएम किया है बेसिकली उसने, तो उसकी काइनेटिक, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उसकी 2f होगी। तो ये हमारे पास में इसके क्वेश्चन जो इस ग्राफ के ऊपर में, एक छोटे से ग्राफ के ऊपर में पूछे जा सकते हैं। चलो अब इसका एक छोटा सा ग्राफ हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद में इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो आपने देखा कि इसके ग्राफ के ऊपर में कैसे डील करें, ये आगे ना आप लोगों को समझ में भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि ये साइकिल कैसे बनी है। आपको फील लेनी है, एक छोटा सा एक एसएचएम करती हुई बॉडी को आप इमेजिन कीजिए, चाहे आप सिंपल पेंडुलम ले लीजिए चाहे स्प्रिंग ले लीजिए, सिंपल पेंडुलम से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं,
एक स्प्रिंग को ले सकते हैं, कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई पानी के अंदर में कोई बॉडी है वो ऊपर नीचे जा रहा है, वो भी अपने आप एक एसएचएम भी कर रहा है। ठीक है ना, कोई भी चीज आप एक डाल देते हैं तो लहरें क्या हो रही हैं, वो क्रस्ट एंड ट्रफ बना रही है, तो वहां पर भी एसएचएम हो रहा है उसके अंदर। तो उनको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन ग्राफ को लेके। तो आपने देखा कि जो अगर हम ये मान ले कि जो मेन पोजीशन पर उसकी एनर्जी जीरो है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया है और ये एक्स दूरी पर आप जाके देख रहे हैं, तो ये मेन पोजीशन मैंने मानी है, तो मेन पोजीशन पर उसकी इनिशियल एनर्जी हो गई जीरो। और किसी भी एक्स दूरी पर आप जाके देखेंगे तो वहां पर जो एनर्जी है वो हमारे पास में हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो और काइनेटिक एनर्जी जो आपने निकाली अभी, तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ के ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र, ये हमारे पास में हुई। और टोटल एनर्जी जब आपने कैलकुलेट करी पूरी, जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आता है हाफ के ए स्क्र, यानी कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट कर सकती है उसके स्क्वायर के बराबर में रहती है। तो इनका ग्राफ हमें डिजाइन करना होता है, वो ग्राफ भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है इसके अंदर में कि मान लेते हैं कि मेरे पास में ऊपर की तरफ में एनर्जी डिफाइन कर दूं, मैं ये एनर्जी डिफाइन कर देते हैं, और ये मेरे यहाँ पर पोजीशन डिफाइन कर देते हैं प्लस माइनस ए, ये माइनस ए हो गया और ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया इधर माइनस ए। तो इसकी जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में हाफ की एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये अपने आप में एक पैराबोला बना। और पैराबोला कैसा, ये मैं पहले भी आप लोगों को काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ कि इस तरह का जब भी फॉर्मेशन बनता है तो पानी भरता हुआ, यानी कि इस तरह से कि इसके अंदर में आप पानी भर सकते हैं, इस तरह का ये फॉर्म बनाएगा। ठीक है, और ये जो दूसरा है काइनेटिक एनर्जी वाला, इस फॉर्म के अंदर में कैसा आएगा, पानी ढुलता हुआ, यानी कि इस तरह का ग्राफ इसके अंदर में बनेगा। हाफ के एक्स स्क्वायर जब बन रहा है तो ये आ गया, और इसके अंदर में माइनस आप कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या आ गया, पानी ढुलता हुआ, यानी कि उसके अंदर पानी भर ही नहीं सकता। इस तरह का पैराबोला बनेगा। इक्वेशन दोनों पैराबोलाज की है। ओके, अब देखो यहां से, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट अपने आप में, तो ये तो पूरा फॉर्मेशन क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करेगा। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, तो ये वेरी करता हुआ आएगा। और ये वेरी कैसे करेगा, इस ग्राफ को ध्यान से समझना कि जब मैं माइनस ए पे था, माइनस ए के ऊपर में, तो ये एनर्जी कुछ इस तरह की चली, ये हमारे पास में होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे, यहां पर देखो, जब आप इसके मीन पोजीशन पर थे, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर थे, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जा रही थी, जीरो हो रही थी। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब कि उसकी एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, तो ये जीरो। फिर जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ में आएंगे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो देखो यहाँ पर जो ग्राफ बना वो मैक्सिमम बना उसका। फिर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं ये वाला, तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर जाकर उसकी जीरो हो गई है। जब आप इसके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो वो बड़ा खूबसूरत बनता है भाई। ये यहाँ पर हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जहां तक बॉडी जा सकती है, ये यहाँ पर कर लेते हैं इसको ये। तो अब बताओ जो मैक्सिमम एनर्जी बॉडी की है वो कहां पर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम दूरी पर है उसके सेंटर से, मतलब जो आपने मेन पोजीशन मानी थी, तो वहीं पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये पोजीशन भी आप देखेंगे तो ये भी सबसे दूरी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर हमारे पास में जो एनर्जी है वो मैक्सिमम रहेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके एक्स स्क्वायर उसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। देखो ये चलेगा ऐसे, बस सेंटर के पास में जाके उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि एक्स वहां पर जीरो हो गया। और फिर ये पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह का, ये आ गया हमारे पास में पैराबोला। ही है बेसिकली पानी भरता हुआ, यानी इसके अंदर में आप पानी भर सकते हैं। और जब आप इन दोनों एनर्जीज का टोटल सम अप करके देखेंगे तो ये जो ग्राफ आएगा, ये वाला देखो, ये वाला जो बताया मैंने येलो कलर से जो दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ बनेगा, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे चला गया लेकिन मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ इसको ना, ये इसकी बनेगी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन होता है, ये जो बनाया ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये जो बाहर बनाया है ये वाला येलो, ये इसकी टोटल एनर्जी यानी कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। और ये ग्राफ कहाँ से आ रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है, वो इंटर कन्वर्जन है। जो एनर्जीज हैं जो आप बढ़ते हैं कि कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के अंदर में वो कन्वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, सर आपने तो फॉर्मूला जो है वो कुछ और बताया था हमें, क्या फॉर्मूला बताया था भाई मैंने आपको, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर में म्यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर भी कुछ डिफाइन हो, तब ग्राफ कैसे बनाओगे। अब इसमें मैंने कंसीडर आपको पहले किया था कि मैं मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहा हूं, अगर जीरो नहीं है इन एनी केस तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है भाई उसका भी।
इफ म्यू मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है नॉट इक्वल टू जीरो एट मीन पोजिशन, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा, वो फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, हाफ के एक्स स्क्र प्लस में म्यू नोट, मतलब कोई भी वैल्यू मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वहां पर मान लेता हूं। तो मेरे लिए कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर में, सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया हमारी एनर्जी का ग्राफ और इधर हो गया एक्स का ग्राफ। तो ये पॉइंट जो बना इसके एक्सट्रीम लेवल पर बना ए माइनस, और ये एक्सट्रीम लेवल है इसका माइनस प्लस ए का। तो काइनेटिक एनर्जी का बना लेते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसे चली कि वो यहां से मैक्सिमम पर आई और फिर वो यहां पर जाकर उसकी मीन पोजीशन के बाद में, मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट थे वहां पर जीरो। ये थोड़ा सा गलत बन गया, सेंटर से सेंटर पर ज्यादा होना चाहिए ना, हाँ ये अब सही है। थोड़ा सा बना लेना इसको, मतलब मैक्सिमम जो है उसके सेंटर के ऊपर में रहेगी, यानी कि जो मेन पोजीशन है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में आप देख रहे हैं हाफ की एक्स स्क्वायर आप लेके चल रहे थे, तो ग्राफ जो था बिल्कुल सेंटर टू सेंटर उसके जो मेन पोजीशन था उसको टच करते हुए जा रहा था। लेकिन जब ये आप में उसके सेंटर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, यानी कि यू नोट वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो भाई मेरे को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा है उससे, मेरा ग्राफ तो चलेगा तो वही पैराबोला ही चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन पैराबोला लेके आएगी और पानी भरता हुआ लेके आएगी। तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, यहां से शुरू होगा ये जो उसकी एक्सट्रीम लेवल्स है ये वाला, लेकिन वो सेंटर पर जीरो नहीं होगा। वो सेंटर पर जीरो नहीं होगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मीन पोजीशन पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है आप वो सम करेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। और वो कांस्टेंट वैल्यू कहां पर है, वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास में ये जो व्हाइट लाइन अभी बना के दिखा रहा हूं, ये इसकी टोटल एनर्जी है। दिस इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि यहां पर किसी पॉइंट पर देखेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समीशन होगा। लेकिन जो ग्राफ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है हमने मीन पोजीशन हट के ली है, यानी कि वहां पर नॉट इक्वल टू जीरो है। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैंने कहा कि टोटल एनर्जी है वो हमारे पास में 150 जूल है। अगर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम बॉडी की है वो हम 100 जूल मान लें, तो बताओ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ये, कि टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है ये, पोटेंशियल एनर्जी का प्लस में काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी हमारे पास में 150 है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में 100 जूल है, तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आंसर आया 50 जूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, यहाँ पर ले लिया, बहुत बच्चों वाला लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये टोटल एनर्जी जो बन रही है वो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि देखो ये हमेशा क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ये वैल्यू तो हमेशा क्या रह रही है, टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट है, और वो हमें समझ में भी आता है बिकॉज इट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट ही है उसका, कि हमारे पास में कांस्टेंट है, तो इन दोनों के वैल्यूज का हम यूज करके इसकी टोटल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। चलो, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी डिफाइन हो गई है एक एसएचएम की। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे, एसएचएम इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो आपको एनर्जी कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, इसके बाद में आप अच्छे से ग्रिप बना पाएंगे अपने अगले टॉपिक्स के ऊपर में, कैसे हम काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्यों डिफाइन करते हैं एसएचएम की, उसका बेसिक पता होना चाहिए। क्या हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, उनका एक छोटा सा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। बस इतना ही चाहिए हमारे एसएचएम के लिए। इसके बाद तो आप ये मानो कि आपके क्वेश्चन दौड़ेंगे, मतलब देखते हैं चुटकियों के अंदर में अपन क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।